हुई चीज़ों को ख़रीदने से क्या फ़ायदा होगा। असल में मैं एक बिल्कुल सच बताऊं कि हमारे यहाँ शायद लोगों को इतना शऊर नहीं है कि हमें अपने मुल्क में चीज़ें बनानी चाहिए, अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ इंडियन में थोड़ा फ़र्क है। शऊर के हवाले से, तालीम के हवाले से लोगों के अंदर इतना शऊर है कि लोग अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ें खरीद रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों से शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। वो लाल बटन जो है ग्रीन हो जाता है। ग्रीन हो जाता है, चेक कर लें, ग्रीन होता नहीं होता है। ये टोपी आप दे रहे हैं। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ टाटा इज बेटर देन टेस्ला। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ टाटा बेटर देन टेस्ला, टाटा इज मेकिंग वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक कार्स। सो स्टार्ट करते हैं। क्या पूरी दुनिया में टेस्ला की जगह टाटा का राज होगा? नो डाउट टेस्ला इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है और दुनिया में ईवी रेवोल्यूशन लाने का भी श्रेय इसी कंपनी को ही दिया जाता है। लेकिन इंडियन ईवी मार्केट के अंदर पिछले कुछ सालों में जो काम टाटा मोटर्स ने किया है वो भी अपने आप में किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। साल 2021 में भारत के अंदर कुल 13,700 इलेक्ट्रिक कार सेल हुई थी, जिसमें से 11,600 कार्स अकेले टाटा मोटर्स ने ही बेची थी। और इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के ईवी सेगमेंट में टाटा ने 80% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर पर कब्जा किया हुआ है। वहीं टाटा ईवी का वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर भी अब 5% से बढ़कर 15% हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी मैक्स इलेक्ट्रिक कार का कंपैरिजन टेस्ला की सबसे सस्ती मॉडल 3 कार के साथ में किया जाता है, क्योंकि इन दोनों ही कार्स की रेंज ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन टेस्ला के लिए दिक्कत की बात यह है कि टाटा की इस कार का प्राइस मॉडल 3 की तुलना में आधे से भी कम है। मतलब कि जहां टाटा की नेक्सॉन ईवी मैक्स 17 से 20 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी, वहीं टेस्ला की मॉडल 3 के लिए आपको 40 लाख रुपए तक पे करने पड़ेंगे। और ये प्राइस भी टैक्स को छोड़कर है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी को जोड़कर इसकी कीमत सीधे 70 से 80 लाख के आसपास चली जाएगी। और तो और टाटा मोटर्स का लक्ष्य साल 2025 तक इंडियन मार्केट में 10 नई इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने का है, जिसमें कि उनकी मोस्ट अवेटेड टाटा कर्व 2024 में और टाटा अवेन्या 2025 में लॉन्च की जाएगी। यानी कि टाटा ने अब पूरी तैयारी कर ली है कि वो इंडियन ईवी मार्केट के अंदर किसी भी देशी या फिर विदेशी कंपनी को कोई जगह नहीं देने वाले। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी अपनी कार्स की कॉस्ट को कम नहीं कर पा रही, वहीं टाटा मोटर्स इतनी कम कीमत में इस तरह की शानदार और एडवांस इलेक्ट्रिक कार्स आखिर बना कैसे रही है, और इंडियन ईवी मार्केट में टाटा की इस जबरदस्त सक्सेस का राज क्या है। असल में दोस्तों, टाटा मोटर्स की इस सक्सेस के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रीजंस हैं, और उसमें सबसे पहला रीजन है टाटा मोटर्स का समझदारी व पेशेंस के साथ इस मार्केट में एंटर करना। एक्चुअली जब भी कोई कार कंपनी ईवी सेगमेंट में एंटर करती है तो फिर उसे डिजाइन, रिसर्च और असेंबली लाइन से लेकर अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जीरो से बिल्ड करना पड़ता है। और इन सभी चीजों को एक बड़े लेवल पर करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। अब टाटा मोटर्स को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर उन्होंने एकदम से ये पूरा सेटअप बनाने में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो फिर इससे ना सिर्फ उनकी कार की कॉस्ट बढ़ेगी बल्कि इसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि उस समय इंडियन मार्केट ईवीज के लिए बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में उन्होंने एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की जगह पर अपनी मौजूदा फैक्ट्री की खाली पड़ी जगह को यूज करने का फैसला किया, और वहां पर टाटा ने अपने इंजीनियर्स को इलेक्ट्रिक कार्स बिल्ड करने के काम पर लगा दिया। हालांकि इस तरह से वो एक दिन में मैक्सिमम 8 से 10 कार से बना पाते थे, लेकिन इस स्ट्रैटेजी से उनकी मार्केट टेस्टिंग बहुत कम पैसों और बिना किसी रिस्क के पूरी हो गई। और फिर जैसे जैसे उन्हें मार्केट से रिस्पांस मिला, उसी हिसाब से वे धीरे धीरे अपनी ईवी यूनिट को बड़ा करते गए। इसके अलावा टाटा मोटर्स का टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन करना भी इसकी सबसे अहम स्ट्रैटेजीज में से एक रही थी, जहां टाटा मोटर्स ने अपनी इस स्ट्रैटेजी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह ही टाटा यूनिवर्स का नाम दिया था। असल में ईवी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कंपनी को बैटरी से लेकर चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करने तक सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं।
अब चूंकि कोई भी कंपनी सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं होती है, ऐसे में ये सब काम करने में न सिर्फ कंपनी का अच्छा खासा टाइम बर्बाद होता है, बल्कि इन सभी प्रोसेस में बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च हो जाता है। ऐसे में टाटा मोटर्स ने किया क्या कि उन्होंने ये सारे काम खुद करने की जगह पर अलग अलग काम टाटा ग्रुप की ही उन अलग अलग कंपनीज को सौंप दिए जिन कंपनीज की इन कामों में एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स ने चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम टाटा पावर को, सॉफ्टवेयर का काम TCS को और बैटरी बिल्ड करने का काम टाटा केमिकल्स को सौंपा हुआ है। और इस स्ट्रैटेजी की वजह से न सिर्फ टाटा मोटर्स के EV सेगमेंट का हर एक काम समय से पहले पूरा होता है, बल्कि साथ ही किसी भी चीज में उनका एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च नहीं होता। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार टाटा मोटर्स बना रही है, उतनी सस्ती और दूसरी कोई भी कंपनी नहीं बना पा रही। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने मार्केट और कस्टमर की नीड को समझने में भी बहुत मेहनत से काम किया है और ये उनके इस सफलता की तीसरी अहम वजह है। दरअसल टाटा मोटर्स को आज ये मालूम है कि इंडियन कस्टमर एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर क्या क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। ऐसे में वो बिना किसी फालतू के फैंसी फीचर्स को ऐड किए बिना सिर्फ कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग सिंपल EVs बनाने पर अपना फोकस रखते हैं और इसीलिए आज इंडियन कस्टमर्स टाटा मोटर्स की EVs को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब दोस्तों, टाटा के इन स्ट्रैटेजीज को देखते हुए शायद ही टेस्ला भारत में आना चाहेगी और मान लीजिए कि आ भी जाती है तो फिर उनके यहाँ पर सफल होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होंगे। और ऐसा होने के भी 3 अहम कारण हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है टेस्ला कार्स का प्राइस, जो कि इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला की सबसे सस्ती मॉडल 3 कार की भी अगर बात कर लें तो उसकी कीमत 40 लाख रुपए के करीब निकल कर आती है और टैक्स लगने के बाद से इंडिया में इस कार की कीमत इससे भी डबल यानी कि 75 से 80 लाख रुपए के करीब हो जाएगी। अब ऐसे में कोई भी भारतीय कस्टमर भला डबल या ट्रिपल प्राइस चुकाकर एक ऐसी EV क्यों खरीदेगा जिसके बराबर की रेंज टाटा 17 से 20 लाख रुपए के ही कार्स में ऑफर कर रहा है। इसके अलावा टेस्ला का भारत में फेल होने का दूसरा रीजन है चार्जिंग स्टेशंस, जिन्हें कि इंडिया में बिल्ड करना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। असल में हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां EVs के लिए चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करना हद से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और हाई कॉस्ट प्रोसेस है। ऐसे में टेस्ला ही क्या, दुनिया के किसी भी कंपनी के लिए ये काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और दोस्तों, अंत में टेस्ला के फेल होने का रीजन है इंडिया के रोड्स और ट्रैफिक। असल में टेस्ला कार्स को अमेरिका के रोड्स और वहाँ के ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है। अब हमारे इंडियन रोड्स अमेरिका के रोड्स से कितने अलग हैं, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में टेस्ला, जो कि खास तौर से अपने ऑटो पायलट मोड जैसे फीचर्स के लिए जानी जाती है, भारत में कोई भी कस्टमर इन फीचर्स का यूज नहीं कर पाएगा। और जब ये स्पेशल फीचर्स ही किसी काम के नहीं होंगे तो भला कोई टेस्ला का कार क्यों खरीदेगा। अब वैसे भी टाटा के डेडिकेशन को देखते हुए तो लगता है कि टेस्ला के सामने ये नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि टेस्ला के इंडियन मार्केट में एंटर करने के चांसेस अब लगभग ना के बराबर नजर आते हैं। और हमारी भारतीय सरकार भी भारतीय कंपनियों को ही सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब। अच्छा, इसी टॉपिक से रिलेटेड टेस्ला वर्सेस टाटा से रिलेटेड हमने एक वीडियो और देखी है। मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिया आपने, बिल्कुल ऐसे यहाँ तन तना रहे थे, आपने छीन लिया। अच्छा, तो मुझे उस वक्त भी मैंने उस वीडियो में भी जिक्र किया था, कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें मिली थी। अच्छा, इसमें टोटल हमें ये पता चला कि टाटा के कामयाब होने की क्या वजह है और टेस्ला के नाकाम होने की क्या वजह है। यहाँ पे तो हमें वजूहात पता चली, वहाँ पे हालात के हवाले से बताया गया था कि क्या है, क्या चल रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, जिसकी वजह से टेस्ला नहीं घुस सकता इंडिया में। ठीक है, जो एक टाटा की जो एक रैपो बनी हुई है, टाटा ने जिस तरीके से अपनी धाक बिठाई हुई है, उसे कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता। अच्छा, दूसरी बात, अभी मुझे थोड़ा सा इनका काम करने का आइडिया हुआ। कुछ वीडियोस में हमें पहले भी हो चुका है, 50 to 60% हो चुका है, 10 to 20% मज़ीद हमें पता चला, जो नया था हमारे लिए, कि ये डिफरेंट चीज़ों को, यानी कि ऐसा होता है कि जो काम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे कि पावर स्टेशन बनाना, वो कह रहे हैं अपने आप में एक चैलेंज है, हर कंपनी नहीं बना सकती। और EV
से रिलेट करता हुआ एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जी बैटरी भी आपको खुद बनानी है, कार भी आपको खुद बनानी है और पावर स्टेशन भी आपको खुद सबसे बनाना बड़ा है। मसला इतने बड़ा इंडिया में पावर स्टेशन। अच्छा, तो फिर टाटा यूनिवर्स, ये जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं इनके टाटा के, तो टाटा मोटर्स ने पावर स्टेशन बनाने का जिम्मा दे दिया टाटा पावर को, बैटरीज बनाने का जिम्मा दे दिया टाटा केमिकल्स को, और TCS को दे दिया सॉफ्टवेयर बनाने का जिम्मा। तो मैं इनकी स्ट्रैटेजी को सलाम करती हूँ, मैं इनकी सोच को, इनकी एक मैं ये कहूँगी इनके दिमाग को, जिस तरीके से इन्होंने अपना दिमाग चलाया, जिस तरीके से इन्होंने एक ही ग्रुप ऑफ कंपनी को ये चुनते और कहते हैं जी ईवी का पूरा जिम्मा आपका है, तो शायद वो उलझ कर रह जाते, शायद तो वो कॉस्टली पड़ जाती। हाँ। अच्छा, एक हमने पहले वीडियो में देखा था जिसमें हमें ये बताया गया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने नॉट अलाउ किया था टेस्ला को। वो इस वजह से किया था शायद कि मैन्युफैक्चरिंग आप यहाँ पे करें, यहीं पर आप लोगों को रोज़गार मिले तो हम आपको अलाउ करेंगे, लेकिन आप बाहर से बनी बनाई गाड़ियाँ हमें देंगे तो ये हमें मतलब सूट नहीं करता। लेकिन तो जैसे 40 लाख की गाड़ी है, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर चाहती तो अपना फ़ायदा देखती। 30 लाख उसके ऊपर अगर आप टैक्स लगा देते हो, 70 लाख की अगर 70 से 75 लाख की आप अपने नागरिकों को बेचते हो तो आप ही का फ़ायदा है, टोटल आपका फ़ायदा 25-30 लाख आपकी जेब में जाना है। लेकिन गवर्नमेंट को देखें कि उनको अपने मुल्क की पड़ी है, उनको अपनी जनता की पड़ी है, उन्होंने नहीं करा अलाउ, ठीक है ना, अपना फ़ायदा नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि आवाम का फ़ायदा, यहाँ के लोगों को जो रोज़गार मिले, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो, और बाहर से अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको पता है आपको डॉलर में करना पड़ता है मामला, जिससे आपका अपना जो कंट्री का पैसा है उसकी वैल्यू नीचे आ जाती है। वो एक ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी कह रही हूँ कि चलें कभी कभी वही आपकी वाली बात है, शौक का कोई मोल नहीं है, किसी को टेस्ला ही ख़रीदनी है, नहीं ख़रीदनी टाटा, तो वो चले ख़रीद भी ले, पैसों का मुँह भी ना देखे, दे दे इतना टैक्स, दे दे इतना जो भी उसकी वर्थ है वो दे दे, पे कर दे। लेकिन बेवकूफ़ी की इंतहा होगी कि इतने सारे फीचर्स जो उन्होंने अमेरिका को मद्देनज़र रखकर, उनके एक जो रोड्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखकर एक कार को डिज़ाइन किया है। जो इंडिया में जो रोड्स हैं वही कह रहे हैं बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है, हम इस तरीके से यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते जिस तरीके से वो अमेरिका में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स तो वही कह रहे हैं हमारे रोडों पे काम ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो गया ना, बेवकूफ़ी वाली बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आपने एक तो अच्छा खासा हाई अमाउंट पे किया एक चीज़ के लिए जिसका जो आप यूज़ करना चाहते थे ईवी के तौर पे, और दूसरी बात ये कि उसके सारे फीचर्स आप यूज़ भी नहीं कर सकते, उसके सारे ऑप्शंस आप यूज़ भी नहीं कर सकते। तो बेवकूफ़ी, इससे बेहतर आप अपने मेक इन इंडिया को ज़्यादा फ़रोग दो, ज़्यादा तरजीह दो और उनको प्रायोरिटी देते हुए आप वही चीज़ सस्ते में ले लो। वही बात आ गई दोबारा कि इंडियंस में कम से कम ये शऊर है कि हम अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ों को ख़रीदने से क्या फ़ायदा होगा। असल में मैं एक बिल्कुल सच बताऊं कि हमारे यहाँ शायद लोगों को इतना शऊर नहीं है कि हमें अपने मुल्क में चीज़ें बनानी चाहिए, अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ इंडियन में थोड़ा फ़र्क है। शऊर के हवाले से, तालीम के हवाले से लोगों के अंदर इतना शऊर है कि लोग अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ें ख़रीद रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी एक मसला ये भी है ना कि लोग बना भी लें, लेकिन लोग इसलिए नहीं ख़रीदते, जैसे मेरे जैसा इंसान है तो अगर मुझे बाहर की चीज़ 15 रुपये की मिल रही है और मुझे पाकिस्तानी प्रोडक्ट 12 रुपये में मिल रहा है तो मैं 3 रुपये और देकर बोलूँगी 15 की बाहर की ही ले लूँ, वो तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला है। कहाँ वो 10 से 15 लाख 20 लाख 50% तो मैं कहूँगा है, 50 से भी बिलो है। कहाँ वो 15 से 20 लाख की मिल रही है और कहाँ वो 70 लाख की पड़ रही है, क्योंकि टैक्स तो आप दोगे, वो तो एसेंशियल है। तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ अंतर कितना है, यानी आपके बंदे आपको लूट तो नहीं रहे ना। मुझे ऐसा लगता है अभी एक चीज़ और मुझे समझ में आई है और मैं 100%, मुझे नहीं पता, कमेंट आने वाले होंगे वो हमें ज़्यादा डिटेल में बताएंगे क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन मैं कुछ अपना अगर आइडिया लगाऊँ, मुझे ऐसा लगता है टाटा की नीयत कमाने की नहीं है, वो इतना ज़्यादा मतलब अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट नहीं देखते। देखिए सबसे पहले तो उनकी स्ट्रेटेजी इस तरह की है कि उन्हें कॉस्ट कम आती है, कॉस्ट कम आती है, कमाने का नहीं है, मतलब कमाने का नहीं है। हाँ, इस तरह ये अल्फाज सही होगा, कमाने का तो है। देखिए बिजनेस चलता है इस तरह से, लोगों की सैलरीज निकालनी पड़ती है, सारा सिस्टम होता है, वो तो होता होगा ना। लेकिन देखिए एक चीज़ की कॉस्ट 10 रुपये, आप बहुत है, कंज्यूमर से 15 रुपये ले लो, कस्टमर से 20 रुपये ले लो, लेकिन अगर एक चीज़ की कॉस्ट 10 रुपये और आप उसे 50 रुपये में बेच रहे हो तो कमा तो रहे हो लेकिन आप नाजायज़ कर रहे हो ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, नाजायज़ वाला वर्ड यूज़ करना चाहूँगी कि वो नाजायज़ नहीं चार्ज बिल्कुल करते, वो मतलब जितना ज़रूरत है उतना और सस्ते से सस्ता। उनकी मुझे लगता है प्रायोरिटी ये रहती होगी अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर
कि सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा मायारी दें। बंदा जो भी एक मरतबा टाटा की चीज़ यूज़ कर ले फैन बन तो जाए। फिर उसके बाद उनको एक ट्रस्ट हो जाए। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें हमें मज़ीद टाटा की स्ट्रेटेजी के बारे में पता चल रहा है। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।